Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and good. So today we will be starting our third chapter, and our third chapter is supply, which we will start today inshallah. Okay. So let's start with this chapter supply. Okay. So if you guys remember ना, तो जब हमने डिमांड का चैप्टर पढ़ा था तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, अगर आपको याद हो तो। व्हेन वी स्टार्टेड विद द चैप्टर डिमांड तो हमने डिमांड की डेफिनेशन से शुरू करा था, राइट। आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है सप्लाई। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सप्लाई। ओके। सो दी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो ये होगा कि सर यार ये सप्लाई होती क्या चीज है। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए ना वो ये पूछना चाहिए कि सर यार ये सप्लाई होती क्या चीज है। देखो, डिमांड क्या होती थी सर? डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा था विलिंगनेस को और एबिलिटी को कंज्यूमर की, कि वो किसी गुड या सर्विस को परचेज करेगा। सर अब सप्लाई कौन करता है? सबसे पहला सवाल आपको पहली क्लास के अंदर बताया था, इकोनॉमिक एजेंट्स तीन होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। सर इकोनॉमिक एजेंट्स कितने होते हैं? सर हमारे कोर्स में तीन इकोनॉमिक एजेंट्स है। कौन कौन? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी सिलेबस करवाते वक्त भी कि डिमांड कंज्यूमर करेगा, तो सर सप्लाई कौन करेगा? सर सप्लाई प्रोड्यूसर करेगा। तो सर व्हाट इज सप्लाई? बेटा ऑलवेज रिमेंबर, सप्लाई रिप्रेजेंट्स willingness. What is supply? Sir, supply represents willingness and ability of what? Of a producer. सर सप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है? सर सप्लाई रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस को और एबिलिटी को। किसकी भाई? प्रोड्यूसर की। तो सर प्रोड्यूसर क्या करता है? पहले गुड को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसको सेल करता है या फिर डायरेक्ट खरीद के बेच देता है। जैसे अगर एक रिटेलर है तो वो पहले इम्तियाज जैसे किसी होलसेलर से माल खरीदेगा या फिर डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदेगा और उसको डायरेक्ट बेच देगा, या तो फिर वो खुद ही माल को प्रोड्यूस करेगा और खुद ही वो उसको सेल करेगा। तो सर व्हाट इज सप्लाई? सर सप्लाई रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस और सेल अ गुड और सर्विस। ठीक है सर, ये आपके सामने सप्लाई की डेफिनेशन फॉर्म हो चुकी है। और सर सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सर सप्लाई रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस और सेल अ गुड और सर्विस। ठीक है सर, ये 2 मार्क की डेफिनेशन आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मई जून 2019 या 21 के पेपर में आई थी। 2 मार्क की डेफिनेशन, डिफाइन सप्लाई 2 मार्क्स। तो बच्चों ने डेफिनेशन में लिखा सप्लाई रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस और सेल अ गुड और सर्विस। तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करने के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जब आप अपनी डेफिनेशन में विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों को शामिल करेंगे तो आपको एब्रीविएशन के, आपको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सर व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई? सप्लाई रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस और सेल अ गुड और सर्विस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टुवर्ड्स व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो यार मुझे सर एक बात बताना, सर सप्लाई कौन करता है? सर सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, तो ऑब्वियस है ना, ये लॉ भी किसके हिसाब से होगा? ये लॉ भी प्रोड्यूसर के हिसाब से होगा। तो मैं इधर लिखूं सर सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, तो ये लॉ भी किसके प्रिस्पेक्टिव से होगा? सर ये लॉ भी प्रोड्यूसर के प्रिस्पेक्टिव से होगा। ऐसा ही है भाई। सर जब सप्लाई प्रोड्यूसर करता है तो ये लॉ भी प्रोड्यूसर के प्रिस्पेक्टिव से होगा। और सर प्रोड्यूसर का एम क्या है? सर प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को क्या करना? सर टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। ऐसा ही है भाई। सर लॉ ऑफ सप्लाई किसके प्रिस्पेक्टिव से है? सर लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर के प्रिस्पेक्टिव से है, और प्रोड्यूसर का एम क्या है? टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। तो सर एज अ प्रोड्यूसर मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करूंगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। तो सर जब भी प्राइस बढ़ेगी एज अ प्रोड्यूसर मैं क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दूंगा क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। सर जब भी प्राइस बढ़ेगी तो एज अ प्रोड्यूसर मैं क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाऊंगा क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। सही कह रहा हूं? और सर एज अ प्रोड्यूसर जब प्राइस कम होगी तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड को भी कम कर दूंगा क्योंकि सर कम प्राइस पे कम रेवेन्यू। तो सर एज अ प्रोड्यूसर जब प्राइस बढ़ेगी तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दूंगा
क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है, और जब प्राइस कम होगी तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर दूंगा, क्योंकि कम प्राइस पे कम रेवेन्यू है। क्योंकि प्रोड्यूसर का एम क्या है सर? प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। अब काम की बात का जवाब दो। जब मुझे फीस ज्यादा मिलेगी तो मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा ना, मैं ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाऊंगा। जब मुझे फीस कम मिलेगी तो मैं कम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाऊंगा। अबे तू यस बोल रहा है यार। मैं ऐसे ही अपनी मोहब्बत में 3 क्लासेस अ वीक देता हूँ। तुम लोग को क्या लगता है मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ यार? अजीब। ये तो सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैं आपको। इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन सर फहाद मनाफ, ओके। अच्छा खैर, मुझे बताओ, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि सर जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। और जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, क्योंकि कम प्राइस पे कम रेवेन्यू है। ऐसा ही है भाई। अब जरा मुझे ये देख के बता दो, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान कौन सा रिलेशन है? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। सर कैसे पता चला कि मेरा रिलेशनशिप पॉजिटिव है? सर आप याद रखना, मैंने आपको सिखाया है कि जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। तो आप देखो, जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, और जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो रही है। तो ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है ना। तो अब आप याद रखना, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो उसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशन है। तो सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? सर लॉ ऑफ सप्लाई इज अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है कि सर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर आपको रूल याद हो ना, अगर आपको रूल याद हो तो आपको ये रूल बताया है कि डायग्राम हमेशा किसको देख के बनाई जाती है? रिलेशनशिप को। याद है आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, डायग्राम्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो यू विल ऑलवेज मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अगर आपका रिलेशनशिप नेगेटिव है तो यू विल ऑलवेज मेक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो सिंस प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान राइट नाउ द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, सो वी विल मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, राइट? सही कह रहा हूं मैं? सर लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान अब्दुल्ला पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसलिए जो हमारा सप्लाई कर्व होगा वो कौन सा स्लोपिंग होगा? वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, करेक्ट? सही कह रहा हूं भाई? तो सर लॉ ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि एज अ प्रोड्यूसर मैं जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। और जब प्राइस कम होगी तो एज अ प्रोड्यूसर मैं क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर दूंगा, क्योंकि कम प्राइस पे कम रेवेन्यू है। सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, राइट? ओके। तो सर लॉ ऑफ सप्लाई ये कह रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। ये लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा? सोचो, मैंने एक वर्ड सिखाया था। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज लिखूंगा, क्या लिखूंगा? याद करके बताओ। जब प्राइस बढ़ेगी तो आगा क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड होगी, और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगी। याद है आपको? ओके। नाउ आई एम मेकिंग द डायग्राम। इफ एनीवन हु डज नॉट नो द डायग्राम ही कैन अगेन रिवाइज इट हाउ टू मेक इट, ओके। अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, देखें। सबसे पहला काम करना है कि आपने दो एक्सिस बनानी है। ये मैंने आपकी मोहब्बत में दो एक्सिस बना दी हैं। दूसरा काम करना है कि मुझे क्या करना है? मुझे लेबलिंग करनी है। तो सर ऊपर आ गया प्राइस, और प्राइस को पी से डिनोट करते हैं। और सर नीचे आ गया क्वांटिटी सप्लाइड, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सही कह रहा हूं? सर प्राइस को पी से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को क्यू से डिनोट करते हैं। अगर कोई बच्चा पूछना चाह रहा है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था लेकिन मैं आज फिर बता देता हूँ, बिकॉज देर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास अगेन। देर आर राइट नाउ 26-27 पार्टिसिपेंट्स, ओके। तो यार मुझे कोई बच्चा बताएगा इन दोनों में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है बेटा? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में से कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है? सर प्राइस इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइस अपनी मर्जी से चेंज हो रही है। और क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उसके हिसाब से चेंज हो रही है। ऐसा ही है ना भाई, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाऊंगा, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम करूंगा। तो मुझे कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है वो मैं प्राइस को देख के डिसीजन ले रहा हूँ ना। सो दैट इज वाई प्राइस कौन सा वेरिएबल है? प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही कह रहा हूँ?
और क्वांटिटी सप्लाइड कौन सा वेरिएबल है? क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को छोड़ो, आप डायरेक्ट रटा मार लो कि ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी सप्लाइड, आपको लॉजिक भी दे दी है। तो सर पहला काम था एक्सेस बनाना, दूसरा काम था उसको लेबल करना, तीसरा काम होता है कर्व बनाना। तो यार मुझे बताओ, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। सो मैंने एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया, एंड दिस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इज नोन एज सप्लाई कर्व, ठीक है। दिस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इज नोन एज सप्लाई कर्व, और इसके आगे मैंने पॉजिटिव साइन लगाई है, जो कि आपको नहीं लगानी है पेपर के अंदर। ये मैंने अभी पॉजिटिव साइन इसलिए लगाई है ताकि आपको याद रहे कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड हैव अ व्हाट रिलेशनशिप, हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात गौर करिएगा, मैंने ओरिजिन से शुरू नहीं कराया। आप अगर गौर करें ना तो देखिए मैंने ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करा है, ठीक है। तो ये बात का खास ख्याल रखिएगा। सही, ओके। गोइंग फॉरवर्ड, ओके। फर्स्ट स्टेप एक्सिस बनाना, सेकंड स्टेप उसको लेबल करना, थर्ड स्टेप कर्व बनाना। अब देखो, अब मैं मार्क कर रहा हूं, ये मेरी ओल्ड प्राइस हो गई, जहां सप्लाई कर्व पे टच हुआ वहां से क्वांटिटी आ गई। तो अब आप चेक करो, ये हो गई मेरी इनिशियल प्राइस पी, ये सप्लाई कर्व पे हो गया पॉइंट ए, और ये हो गई क्वांटिटी क्यू। अब मुझे बताओ, सर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, और जब भी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होनी चाहिए। तो ऐसा डायग्राम में भी तो दिखना चाहिए ना। तो आओ चेक करते हैं। अब आप चेक करो, जैसे ही प्राइस को बढ़ाया, तो जहां सप्लाई कर्व पे टच हुआ ना वहां से नीचे क्या आ गई? वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो अगर आप चेक करो डायग्राम के अंदर, तो जैसे ही आप प्राइस को पी से पी वन पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू वन पे एक्सटेंड हो रही है। और कोई बच्चा बताएगा ये ए से बी पे क्या हो रही है? एनीवन कैन यू टेल मी? जब प्राइस पी से पी वन पे बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू वन पे एक्सटेंड हो रही है, और उसकी वजह से ये ए से बी पे क्या हो रही है बेटा? ये ए से बी पे मूवमेंट हो रही है। ये ए से बी पे क्या हो रही है बेटा? ये ए से बी पे मूवमेंट हो रही है, याद है आपको? अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मैं प्राइस कम करके देखता हूँ ना, क्वांटिटी सप्लाइड कम भी होनी चाहिए। तो देखो ये मैंने प्राइस कम करी, जहां सप्लाई कर्व पे टच हुआ वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई, ऐसा ही है। तो अब आप चेक करो, अब आप चेक करो, सर जैसे ही मैंने प्राइस को पी से पी टू पे कम करा, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू टू के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और ए से सी पे क्या हो रही है बेटा? ए से सी पे अगेन मूवमेंट हो रही है। तो आप देखो, जब प्राइस पी से पी टू पे कम हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से क्यू टू पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ए से सी पे मूवमेंट हो रही है। अच्छा जी, अब आप सुनना मेरी बात गौर से। जब आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, तो मैंने पहले बताया, मैं आज फिर से एक बार बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। जब आप प्राइस की बात करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि प्राइस या तो इंक्रीज हो रही है, या तो प्राइस क्या हो रही है? या तो प्राइस डिक्रीज हो रही है। सर प्राइस या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, सही कह रहा हूँ? सर प्राइस पी से पी वन पे इंक्रीज हो रही है, पी से पी टू पे डिक्रीज हो रही है। किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो वो क्या लिखेगा? प्राइस पी से पी वन पे राइज हो रही है और पी से पी टू पे फॉल हो रही है, करेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, तो मैंने आपको बताया है कि आप क्वांटिटी के साथ डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड। तो मुझे बताओ, क्यू से क्यू टू पे क्या हो रही है? क्यू से क्यू टू पे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सही कह रहा हूं, क्यू से क्यू टू पे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और क्यू से क्यू वन के ऊपर क्या हो रही है? क्यू से क्यू वन के ऊपर एक्सटेंड हो रही है, सही कह रहा हूं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट ए से चेंज होके बी हो रहा है और सी हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, सही कह रहा हूं। सर ये जो पॉइंट ए से बी पे जा रहा है और ए से सी पे जा रहा है, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, करेक्ट। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा कि सर डायग्राम बनाने के कितने स्टेप्स हैं? बेटा मैं फिर से लिखवा रहा हूं, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे याद दिलाएंगे, सो आई गेट टू नो कि सबको याद है नहीं है। बेटा डायग्राम बनाने के कितने स्टेप्स हैं? जी भाई, एक एक करके बताना शुरू करो। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ एक्सिस, गुड ईशान। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ एक्सिस, बना दी भाई। सेकंड स्टेप लेबल इट, गुड। ऊपर प्राइस आएगा, नीचे क्वांटिटी सप्लाइड आएगा। सर थर्ड स्टेप मेक कर्व,
अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया, अगर नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाते जो हमने डिमांड के चैप्टर में बनाया था। थर्ड होता है कि आप क्या करोगे, आप ओल्ड प्राइस और क्या मार्क करोगे, ओल्ड क्वांटिटी, करेक्ट। सर फोर्थ स्टेप क्या है कि सर आप फोर्थ स्टेप ये है कि आप क्या मार्क करोगे, आप मार्क करोगे न्यू प्राइस और क्या मार्क करोगे, न्यू क्वांटिटी। सो दीज आर दी 5 steps टू मेक द डायग्राम। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको बताया सप्लाई रिप्रेजेंट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस और सेल अ गुड और सर्विस। देन आई टोल्ड यू व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, मैंने आपको बताया लॉ ऑफ सप्लाई इज अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर हैज an aim ऑफ maximizing his total revenue. Law of supply states that whenever price will increase, quantity supplied will extend due to more revenue. Whenever price will decrease, quantity supplied will contract due to a lower revenue. So there is an existence of positive relationship between price and quantity supplied, and that is the reason we have formed an upward sloping supply graph due to the positive relationship between price and quantity supplied. Then I told you how to make the diagram. These are the steps. These are 5 steps to make the diagram. Number one, draw axis. Number two, label axis. Number three, draw curve. Number four, old price, old quantity. New price, new quantity. Okay. Now we are learning how to explain this diagram. It's very easy, trust me. सही है, बस मेरे साथ रहिएगा। ओके, सो नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, अब हमें इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन सीखनी है, तो इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन। ओके, डायग्राम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, राइट नाउ वी आर डूइंग डायग्राम एक्सप्लेनेशन। ओके, हम लोग डायग्राम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आ जाए। हम लोग क्या डायग्राम एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हमें इसको बताना होगा कि प्राइस पी से P1 पे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से Q1 पे क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। और ए से बी पे क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है अलोंग व्हाट, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, राइट। सो नाउ आई एम राइटिंग इट, बी वेरी केयरफुल। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P1, an increase in price from P to P1 due to an increase in demand. I know, जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे तो यू माइट, इट माइट क्लिक इन योर माइंड कि सर आपने तो ये बात बताई ही नहीं है, तो आप वेट करें इसके लिए। एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P1 ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड will extend quantity supplied, will extend quantity supplied from Q to Q1, will extend quantity supplied from Q to Q1, comma, causing movement from point A to point B। ठीक है, ड्यू टू हायर टोटल रेवेन्यू, या फिर आप इस लाइन को पीछे भी लिख सकते थे, क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम Q to Q1 ड्यू टू हायर टोटल रेवेन्यू कॉजिंग मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A to B। ठीक है, अब डायग्राम का हाफ हिस्सा और देखते हैं। ठीक है, अब क्या लगेंगे, अ डिक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P2। अब क्या लगेंगे, अ डिक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P to P2 will extend quantity supplied from Q to Q2, sorry, will contract. A decrease in price from P to P2 will contract quantity supplied from Q to Q2, comma, causing movement from A to C, right? Okay, now listen, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे a decrease in price, now we will write a decrease in price from P to P2 due to decrease in demand, a decrease in price from P to P2 due to decrease in demand will contract quantity supplied, will contract quantity supplied from Q to Q2 due to lower revenue, due to lower total revenue
comma causing movement from point ए टू पॉइंट सी। ठीक है भाई। अच्छा अब मुझे बताओ आखिरी लाइन क्या लिखूंगा। मोर ओवर दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स कौन सा रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सही कह रहा हूं। मोर ओवर दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। किसके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है बेटा, कोई बच्चा बताएगा। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सही कह रहा हूं। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं एक और लाइन मेंशन करूंगा। क्या लाइन मेंशन करूंगा, अब मैं एक और लाइन मेंशन करूंगा। थस देर इज एन इनविजिबल हैंड, thus there is an invisible hand involved in this diagram, known as demand. Thus there is an invisible hand involved in this diagram known as demand. Okay सर, इस डायग्राम के अंदर एक इनविजिबल हैंड मौजूद है और उसका नाम है डिमांड। अब इसका क्या मतलब है सुनिएगा। अब मुझे पहले कोई बच्चा ये याद दिला दे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या था। सर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। सही कह रहा हूं। सर जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। ऐसा ही है भाई। और सर जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी ड्यू टू लोअर रेवेन्यू। यही पढ़ा है हमने लॉ ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ाएगा सर, जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी ड्यू टू हायर रेवेन्यू, जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी ड्यू टू लोअर रेवेन्यू। सही कह रहा हूँ। हाँ भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सुनना। सर इस प्राइस के इस प्राइस के बढ़ने के पीछे जो रीजन है ना, वो रीजन है डिमांड का बढ़ना। सर इस प्राइस के बढ़ने के पीछे रीजन है डिमांड का बढ़ना। सर इस प्राइस के बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, डिमांड का बढ़ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अभी जैसे पाकिस्तान में फ्लड वगैरह आया हुआ है ना, आप सबको पता है, तो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में अभी फ्लड वगैरह आया हुआ है तो पाकिस्तान में अभी बेसिक नेसेसिटीज की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज या सरप्लस। बताओ, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, बताओ। डिमांड बढ़ेगी ना। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, मार्केट में किल्लत हो जाएगी। किल्लत का मतलब है मार्केट में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। सही कह रहा हूं। सर जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और जब भी कोई चीज शॉर्ट होती है ना, तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो वैसे तो हमें ये दिख रहा होता है कि प्राइस बढ़ गई। अगर आप यूं ही देखो तो आपने नॉर्मली क्या देखा है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। आपको तो ये दिख रहा है कि सिर्फ प्राइस बढ़ गई है, लेकिन इस प्राइस के बढ़ने के पीछे एक इनविजिबल हैंड है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है डिमांड। सही कह रहा हूं। सर इस प्राइस के बढ़ने के पीछे रीजन है और उस रीजन का नाम क्या है, डिमांड। ऐसा ही है भाई। सर ये जो प्राइस बढ़ रही है, इस प्राइस के बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, डिमांड का बढ़ना। क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में शॉर्टेज होती है, और जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ती है। करेक्ट, यस और नो। यस और नो मुझे बताओ भाई। तो सर क्या ये प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ी है, नो। इस प्राइस के बढ़ने के पीछे एक इनविजिबल हैंड है, एक शक्ति है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए हिंदू बन जाऊं, एक शक्ति है। और उस शक्ति का नाम, उस इनविजिबल हैंड का नाम, उस मिस्टर इंडिया का नाम डिमांड का बढ़ना है। सही है। ठीक कह रहा हूं भाई। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है
लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी, क्योंकि कम प्राइस पे कम रेवेन्यू है। सही कह रहा हूँ? सर, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सर जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब प्राइस के बढ़ने के पीछे रीजन था डिमांड का बढ़ना, तो सर प्राइस के कम होने के पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना। तो सर प्राइस के कम होने के पीछे रीजन है डिमांड का कम होना। सही कह रहा हूँ? सर प्राइस के कम होने का रीजन क्या है? सर प्राइस के कम होने के पीछे रीजन है डिमांड का कम होना। अब मुझे एक बात बताओ, जब डिमांड कम होगी तो माल सरप्लस में होगा। सरप्लस का मतलब है बिक नहीं रहा होगा ना। सही है? डिमांड कम होगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा? मार्केट में सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस का मतलब है माल बच जाएगा ना, क्योंकि वो उसकी डिमांड ही नहीं है, उसकी डिमांड गिर रही है। तो मार्केट में माल सरप्लस में होगा, और जब सरप्लस में होगा तो प्राइस, जब सरप्लस में होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है? सही है। अब एक एग्जांपल देता हूँ वीआईपी, आप अभी समझ जाओगे। अब सुनना मेरी बात गौर से। सरप्लस का मतलब है ज्यादा तादाद में मौजूद है। ठीक है अब्दुल्ला? अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि अब्दुल्ला ने जो है ना, बल्कि नहीं, हाँ अब्दुल्ला की एग्जाम्पल लेते हैं, अब्दुल्ला बुरा नहीं मानेगा। अब्दुल्ला मेरा है ना, मेरा किरियाना शॉप थी, मेरा चावल आटे का काम था। और अब्दुल्ला ने आप सबको पकड़ के बोला कि यार, अगर सर फहाद की दुकान से सामान लोगे ना तो आपको फूड कंटेमिनेशन हो जाएगी, आपके पेट में दर्द हो जाएगा। अब इसकी इस स्टेटमेंट के बाद, इसकी इस हरकत करने के बाद, अच्छा इसकी और मेरी तो मोहब्बत थी। जो मेरे दादा के दादा थे ना, उसकी और इसके दादा के दादा की दुश्मनी थी। तो इसको कोई ऐसी बात इसके घर में रात में बता दी कि ये आके सुबह मेरा दुश्मन बन गया। और इसने बात फैला दी, मैं गरीब आदमी राशन बेच रहा था, इसने बात फैला दी कि भाई इसकी दुकान से जो भी राशन लेगा ना, सर फहाद मुनाफ की, उसकी दुकान से जो भी राशन लेगा उसको फूड कंटेमिनेशन हो जाएगी, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो मेरी जो किरियाना शॉप थी उस पे बेसिक नेसेसिटीज थी, चावल आटा, ये सब बातें, ये सब चीजें मिलती थी। तो उसकी डिमांड फौरन से क्या हो गई? उसकी डिमांड फौरन से गिर गई इस अब्दुल्ला की हरकत की वजह से। तो जैसे ही डिमांड गिरेगी तो मेरा माल बिकेगा नहीं, तो मेरा माल किस में होगा? मेरा माल सरप्लस में अवेलेबल होगा। इतनी सारी क्वांटिटी में मौजूद होगा, कोई खरीदारी नहीं है। तो फिर मेरे पास एक ही तरीका होगा कि मैं उसको सस्ता करके बेच सकता हूँ। मैं भी मेमन आदमी था, मैंने फौरन से बोर्ड लगाया, बाय वन गेट वन फ्री। यूं यूं घूम रहा हूँ, दुकान के पैर खड़ा हूँ, 50% ऑफ। तो मुझे एक बात बताओ, जब डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम होगी, और जब प्राइस कम होगी तो मैं प्रोड्यूसर हूं ना, मैं कम प्राइस में कम माल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कम दिख रहा है। सही है? अब इसी तरीके से आजकल इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ रही है। आजकल इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक कार्स की क्या होना शुरू हो गई है? शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, और इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई है। सिंस इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइस बढ़ रही है, तभी प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक कार्स की क्वांटिटी सप्लाइड को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू ज्यादा है। तभी आप देख रहे हो रोज नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी आ रही है। ठीक है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस प्राइस के बढ़ने और इस प्राइस के कम होने के पीछे जो इनविजिबल हैंड है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था डिमांड। सही लिखा है मैंने ये लाइन? Thus, there is an invisible hand involved in this diagram known as demand. Is it correct? सही बात लिखी है? Yes, let me know. ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया व्हाट इज सप्लाई, what is law of supply, how to make diagram, its explanation, and also told you कि इस डिमांड के, इस सप्लाई, इस प्राइस के बढ़ने के पीछे एक इनविजिबल हैंड है। उस इनविजिबल हैंड का नाम है डिमांड। ओके, नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट थिंग, बट बिफोर आई गो टुवर्ड्स इट, आई एम showing you some paragraph, you need to read it first. Okay, so first you should read this explanation, क्योंकि ये ग्राफ के बिल्कुल सामने, तो you would be, it would be easy for you to take, क्या कहते हैं, रिवेंज, क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आप इस डायग्राम को और इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, बिकॉज इट विल बी इजी फॉर यू टू कंपेयर। ठीक है? और लिंक करने में आसानी होगी आपको। सो गिव इट अ लुक, उसके बाद फिर मैं आगे करता हूँ। जल्दी से गिव इट अ लुक।
डन। ओके, नाउ प्लीज रीड these three paragraphs for me. Yeah, these three paragraphs. Then we're gonna go forward towards factors of production. पहला भी चार पैराग्राफ पढ़ लें। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अब आप सुनना। बहुत सारे टीचर्स बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का चैप्टर पहले पढ़ाते हैं, तो मुझसे बहुत सारे बच्चों ने सवाल करा था कि सर व्हाई डोंट यू टीच बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन दी स्टार्ट। बिकॉज पीबीसी के अलावा उस चैप्टर में कोई चीज काम की नहीं है। मतलब व्हाट इज नीड, व्हाट इज वांट, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी, सेकेंडरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में लर्न कर भी लेते हो। और जब हम बाकी टॉपिक्स पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली उसको कवर कर चुके होते हैं। जैसे मेरे हिसाब से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई के चैप्टर में बेस्ट पढ़ा सकते हो आप। बिकॉज जब आप प्रोड्यूसर की बात करते हो, तो प्रोड्यूसर को गुड प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो सबसे बड़ा लिंक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ाने का, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, इज इन दिस चैप्टर। दैट इज वाई मैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम 7-8 चैप्टर्स के बाद पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज एफओपीज। ठीक है, अब आप सुनना। अब नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात कि सर यार ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, सुनना आप। सर व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो याद रखना, किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी गुड को बनाने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए। क्या चाहिए सर? किसी भी गुड को बनाने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए। क्या चाहिए सर? सर किसी भी गुड को बनाने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए। और रिसोर्सेस को अच्छी जबान में क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं लिखूं इधर, सर व्हाट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेस used to produce. Factors of production are resources used to produce a good or service. सर यार ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? बेटा फैक्ट रिसोर्सेस को अच्छी जबान में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सर व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेस यूज टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस। इस पेंसिल को बनाने के लिए मुझे रिसोर्सेस चाहिए, और उन रिसोर्सेस को कहते हैं अच्छी जबान में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सवाल, सर व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेस यूज टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस। ठीक है, अब आप याद रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार है। कितने? दे आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं? आए शुरू करते हैं। पहला कॉलम में बना रहा हूं नेम का, सेकेंड कॉलम में बना रहा हूं एग्जाम्पल का, थर्ड कॉलम में बना रहा हूं कॉस्ट का, और फोर्थ कॉलम में बना रहा हूं रिवॉर्ड का। ठीक है, अच्छा अब मैं इधर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी अब सुनना। बेटा आपका जो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो है लैंड। और याद रखना, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या है सर? सर लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, याद रखिएगा। सर व्हाट इज लैंड? बेटा लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। सर व्हाट इज लैंड? बेटा लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। अब सबसे बड़ा मसला, गौर से सुनना। बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ जमीन का मतलब ही लैंड होता है। नहीं, एग्जामिनर ने कैम्ब्रिज का जो घोड़ा था ना, घोड़ा,
उसने वर्कशॉप में एक बात बहुत क्लियरली बताई थी कि एवरी नेचुरल रिसोर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लैंड। उसने एक बात बिल्कुल वाजे तौर पे बताई थी कि हर नेचुरल रिसोर्स किसकी कैटेगरी में आता है? लैंड की कैटेगरी के अंदर। किसकी कैटेगरी में आता है? लैंड की कैटेगरी के अंदर। तो सर, फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सी, लेक्स, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। तो इन शॉर्ट, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज किसकी कैटेगरी में आती है? लैंड की। एंड व्हाट इज लैंड? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं फार्म लैंड की। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं फार्म लैंड की। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग जब लैंड लेते हैं तो हम लैंड की क्या कॉस्ट पे करते हैं? हम लैंड के लिए रेंट देते हैं। क्या देते हैं सर? सर, हम लैंड के लिए रेंट देते हैं। सर, लैंड की कॉस्ट क्या है? सर, लैंड की कॉस्ट क्या है? सर, लैंड के लिए हम लोग रेंट देते हैं। सही है। अब इससे पहले आपके दिल में ख्याल है कि सर, अगर खुद की जगह हो तो क्या सीन है? बेटा, अगर आपकी खुद की भी जगह होगी ना, तो आप अपनी जगह का रेंट लोगे, अपनी कंपनी से रेंट चार्ज करोगे। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपने मैंने मैंने ये जगह ली हुई है आज से 20 साल पहले, और ये जगह मैंने 10 करोड़ रुपए की ली थी, तो मैं पागल था? मैंने 10 करोड़ रुपए इस जगह के अंदर इन्वेस्ट करे हुए थे। तो इससे मुझे रिटर्न कब मिलेगा? अगर मैं इसको, इसी जगह को मैंने अपनी फैक्ट्री बना दी, इस फैक्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें से पहले मैं एक्सपेंस में रेंट भी तो लूंगा ना। क्योंकि कल को इस फैक्ट्री में आग लग गई, इस फैक्ट्री के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, इस फैक्ट्री के अंदर जलजला आ गया, कोई भी मसला हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? अपनी जेब से पैसे दूंगा, या फिर मैंने ये जो रेंट उससे मेंटेनेंस दे रहा हूँ, ये सारी चीजें दे रहा हूँ ना। सही है ना भाई? तो लैंड की जो कॉस्ट होती है ना, वो रेंट होती है। याद रखना। लैंड की कॉस्ट क्या होती है सर? लैंड की कॉस्ट रेंट होती है। सर, दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका नाम है लेबर। सर, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड के लिए आप रेंट देते हो। सर, दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका नाम है लेबर। और आप याद रखना, लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है। सर, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड के लिए आप रेंट देते हो। सर, लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है, और आप लेबर के लिए क्या पे करते हो? सर, आप लेबर के लिए वेजेस पे करते हो। सही कह रहा हूँ? सर, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड के लिए आप रेंट देते हो। सर, लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर को आप वेजेस पे करते हो। सही है। और लेबर की एग्जांपल ले लो, अनस्किल्ड लेबर की। ठीक है। अच्छा, दो लेबर होती हैं, अगर आपको पता हो तो। अगर आपको पता हो तो दो लेबर होती हैं। एक होती है स्किल्ड लेबर और एक होती है अनस्किल्ड। बेटा, स्किल्ड लेबर वो है जो पढ़ी लिखी है, उसको सैलरी मिलती है, उसको वेजेस नहीं मिलती। अनस्किल्ड लेबर को वेजेस पे करी जाती है। तो भाई, लेबर क्या है? भाई, लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है, और लेबर को क्या पे करी जाती है? लेबर को वेजेस पे करी जाती है। ठीक है। सर, जो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कैपिटल। सर, जो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका नाम है कैपिटल। अच्छा, कैपिटल क्या है भाई? हर इंसान की बनाई हुई चीज कैपिटल है। एवरी मैन मेड रिसोर्स इज कैपिटल। जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, मशीनरी, फोन, गाड़ी, ये सब चीजें क्या है? ये सब कैपिटल है। अच्छा, अभी मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया में हर चीज इंटरेस्ट पे ली जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपको एक घर बाय करना है अपने लिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपको अपने लिए घर बाय करना है, तो आपको उसके लिए, तो आपको उसको अपने लिए क्या देना पड़ेगा? आपको उसको इंटरेस्ट पे लेना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप कोई जमीन लेने जाते हो, तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो आपको आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। सर, वो इंस्टॉलमेंट में क्यों बेचते हैं? वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा उसकी कॉस्ट से एक्स्ट्रा पे कर देते हो। सही है। तो सर, दुनिया में हर चीज इंटरेस्ट पे मिलती है। जैसा आपने देखा होगा, एक खानदान में एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास यहाँ रहने के, खाने पीने के, सांस लेने के पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका ए लेवल होगा, वो फॉरेन से सीधा यूके या कोई बाहर मुल्क, फॉरेन कंट्री भागेगा, और वहां पर उसका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा भाई। उसके बाद आईफोन आ जाएगा, लंदन आई के नीचे तस्वीर डाल रहा है, फरारी के अंदर घूम रहा है भाई, उसके चश्के अलग हैं, गुची की शर्ट और प्राडा की पैंट वैंट पहनी हुई है, फुल हर्मिस के लोफर वोफर पहने हुए हैं भाई। वो सब इंटरेस्ट पे लिया हुआ उसने। वह आईफोन, अगर आप यूके के अंदर हो, आईफोन लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप यूएस के अंदर हो तो आईफोन $1200 का है। तो वो कहता है कि हर महीने $50 पे करो और ये फोन आपका हो गया, खत्म हो गई कहानी। तो किसी को क्या पता, अगले को तो यही लग रहा होगा ना, यार $1200 का इसने फोन ले लिया, कितनी कमाई कर रहा होगा। तो ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुनिया में हर चीज इंटरेस्ट पे है। तो सर, व्हाट इज लैंड? बेटा, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड के लिए आप रेंट पे करते हैं। सर, लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर को आप वेजेस पे करते हैं। सर, कैपिटल एक मैन मेड रिसोर्स है, कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हैं। सर, फोर्थ फैक्टर है ना, ऑन्टरप्रेन्योर है।
बर्गर इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, हमारे जैसा देसी बंदा इसको एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज कह देता है, एक ही बात है। तो सर व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? तो कुछ बर्गर बच्चे होंगे ना इधर। तो सर ये एंटरप्रेन्योर क्या है? सर ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है सर? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जो भी है, शिट, ये क्या होता है सर? ये ओनर और रिस्क टेकर होता है। क्या होता है सर? ये ओनर और रिस्क टेकर होता है, जो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है। वो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। सर एंटरप्रेन्योर ओनर और रिस्क टेकर होता है, जो इन तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और उसको बदले में रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो आपका गोरा है ना, गोरा एग्जामिनर, वो बड़ा डैश आदमी है। वो तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार लैंड का है ना रिवॉर्ड है रेंट, और लेबर का रिवॉर्ड है वेजेस, और तुम बेवकूफ आदमी सही करके आओगे, तुम बोलोगे हाँ यार अगर मैं अपनी जमीन दे रहा हूं तो मुझे रेंट तो मिलेगा, तो मेरा रिवॉर्ड हुआ। और अगर मैं लेबर हूं, मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पैसे मिलने हैं, तो वो भी मेरा रिवॉर्ड हुआ, वेजेस भी। सही तो कह रहा है गोरा। फिर तुम बोलोगे यार ये सवाल, ये तो पागल थोड़ी है कि मेरे को पेपर पैसे लेके सवाल गलत बना के देगा मेरे को। भाई उसका काम है तुम्हें बेवकूफ बनाना। तुम याद रखना, लैंड की हमेशा कॉस्ट ही होगी, और लैंड की कॉस्ट है रेंट, लेबर की कॉस्ट है वेजेस, कैपिटल की कॉस्ट है इंटरेस्ट, बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर। And in order to produce, you need these things. You need land, जगह, you need labor, फार्मूला, you need capital, मशीनरी। और इन तीनों के बदले में तुम्हें इनकी पेमेंट्स करनी है। दैट पेमेंट इज योर कॉस्ट। जैसे लैंड की पेमेंट है, लैंड की कॉस्ट है रेंट, लेबर की कॉस्ट है वेजेस, कैपिटल की कॉस्ट है इंटरेस्ट। तो सर एंटरप्रेन्योर वो वाहिद बंदा है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है सर? एंटरप्रेन्योर ओनर होता है और रिस्क टेकर होता है, जो इन तीनों को कंबाइन करता है और उसको रिवॉर्ड के तौर पे बदले में क्या मिलता है? बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो सर प्लीज प्लीज प्लीज, वो आपको तंग करेगा, बहुत तंग करेगा, लेकिन आप उसको बताना कि मैंने आपके फादर से, मिस्टर फहाद मनाफ से पढ़ा है, और उसने मुझे एक बात सिखा दी है, घोल के पिला दी है उसने, कि सर तीन फैक्टर की कॉस्ट है, एक फैक्टर का रिवॉर्ड है, और रिवॉर्ड जिस फैक्टर का है उसका नाम है एंटरप्रेन्योर, और उसको रिवॉर्ड प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है। तो एक बार जरा जो पढ़ा है ना, फटाफट से 2 मिनट में स्किम मार लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, और मैंने आपको बताया कि सर सप्लाई रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस को और एबिलिटी को प्रोड्यूसर की, कि वो किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस या सेल करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया लॉ ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैट इज वाई दैट इज वाई योर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। फिर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएगा, जब प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को कम करेगा, बिकॉज ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है और कम प्राइस पे कम रेवेन्यू है। ऐसा ही है भाई, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इसके बाद आपको बताया डायग्राम बनाने के 5 स्टेप्स हैं। एक्सिस बनाओ, लेबल करो, कर्व बनाओ, ओल्ड प्राइस ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी, राइट। उसके बाद आपको बताया कि इस डायग्राम के अंदर एक इनविजिबल हैंड मौजूद है, उसका नाम है डिमांड। ठीक है, फिर आपको वो बताया, फिर आपको उसके बाद बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लैंड के लिए आप रेंट देते हो। लेबर एक ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर को आप वेजेस पे करते हो। कैपिटल एक मैन मेड रिसोर्स है, कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो। एंटरप्रेन्योर इज ओनर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो इन तीनों को कंबाइन करता है और जिसको रिवॉर्ड के तौर पर प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। Okay, so I hope this is clear to you what we did today. Make sure you make the notes, you copy. If you have anything while copying, if you have anything while revising demand in PD, feel free to text me for a voice note. Keep working hard. If you fail to revise, अगर आप रिवाइज करना भूल जाएंगे, आप पुराने चैप्टर्स को साइड पर रख के छोड़ देंगे कि यार ये तो हो गए, तो प्लीज याद रखना मेरी बात कि यू विल एंड अप गेटिंग अ बैड ग्रेड। तो अगर इस ग्रेड को आपको मेंटेन करना है, इट्स फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर बिकॉज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, हमारे में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप लोगों से ही है, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है ना। मैं आपको देखे बगैर मोहब्बत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, और प्लीज़ रिवाइज करा जाए, और इस ए स्टार को हमें लेके आना है कुछ भी करके, ठीक है। थैंक यू जी, जजाकल्ला, ख्याल रखें, टेक केयर, हैव अ गुड डे।